हेलो माय डियर क्लास, तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और ये कॉन्सेप्ट केवल 11 तक ही सीमित नहीं है, इसकी जो बाउंड्रीज है वो नीट एग्जाम से लेकर आईआईटी जेईई तक आती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो विदाउट वेस्ट करें हमारा अपना टाइम, हम स्टार्ट कर लेंगे चैप्टर हमारा थर्मोडायनेमिक्स। अब लॉजिकल थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में बेटा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एज वेल एज इंटरकन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी। तो यही कराती है थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, और इसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और उनका इंटरकन्वर्जेंस पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक्स को डीप कॉन्सेप्ट लेने के लिए बिल्कुल डीप फीलिंग आनी चाहिए आपको। उसके अलावा बस दो चीजों को आप और डीपली समझेंगे, एक होगा सिस्टम, एक होगा मेरे बच्चों सराउंडिंग। एक आपको समझना है कि सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। देखो बच्चों, सिस्टम वो चीज है जिस पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? जिस पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। लाइक जैसे कि एक रूम है, आप गए, आपने कहा रूम का कलर बहुत प्यारा था, तो रूम एक ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्टिव हो गया, दैट्स रूम जो होगा वो एक सिस्टम हो जाएगा। अगर हम किसी भी चीज पे बात कर रहे हैं बच्चों, जैसे कि सपोज हम मार्केट गए, हम मार्केट से कुछ चीज परचेस करके लेके आ रहे हैं, तो हम अगर कोई चीज देख रहे हैं, उसको परचेस करके ला रहे हैं, इसका मतलब हमको वो चीज पसंद आई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। जिस पे भी हम कोई ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, जैसे हम बोल सकते हैं इस रूम का टेम्परेचर गर्म है, यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा है, ये ऐसा है ना, किसी चीज के कलर के बारे में कुछ बात कर रहे हो, किसी की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर हम ऐसी कोई चीजें बात करें जिस पे हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या होती है? हमारी सिस्टम होती है। चलो एक एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो बच्चों कि कॉफी बनाई है, ठीक है, और कॉफी में आपने टेस्ट किया, आपको कॉफी फीकी लगी, इसका मतलब कॉफी में शुगर डालना भूल गए, ऐड करना भूल गए। ये आपको पता है किसकी तरह थ्रू चला? क्योंकि आपने उसकी ऑब्जर्वेशंस की, आपने उसको क्या पिया था, तो आपको ऑब्जर्वेशन से पता चला कि उसमें क्या नहीं है? शुगर नहीं है। तो मेरे बच्चे, जिस पे हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं वो सारी चीजें सिस्टम है, ठीक है ना। जैसे हम बोलेंगे क्या, जैसे मैं उस रूम के अंदर गया, वहां एसी चल रहा था, वहां इतना ठंडा था, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्टिव हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। और याद रखो मेरे बच्चों, सिस्टम एंड सराउंडिंग में मिलकर ये पूरा क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बना देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग ये मिलकर हमारा पूरा क्या बना देंगे? यूनिवर्स। ये चीज याद रखनी है, मेन कॉन्सेप्ट है इस थर्मोडायनेमिक्स का। अब आप सोच रहे हैं सर सिस्टम तो आपने बता दिया, सराउंडिंग क्या है? देखो मेरे बच्चों, सिस्टम के अलावा जो भी चीज आप सराउंडिंग, जो भी चीज उसके आसपास आप देख रहे हैं, वो सारी चीजें सराउंडिंग है, ठीक है। एक्सेप्ट सिस्टम, पूरे यूनिवर्स का सिस्टम को छोड़कर जो भी चीज बचेगी वो सराउंडिंग है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बोलूं कि ये जो सूप है बहुत ज्यादा गर्म है, तो उस सूप के अलावा, ठीक है बच्चों, तो सिस्टम और सराउंडिंग ने मिलकर क्या क्रिएट करा? पूरा यूनिवर्स। तो सिस्टम के अलावा जो भी चीजें उसके चारों तरफ है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? सराउंडिंग। तो चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं इस रूम में हूँ, ठीक है, आप मुझे अगर देख रहे हैं तो मैं ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट हो जाऊंगा, और मेरे आसपास जितनी चीजें होंगी वो सारी चीजें सराउंडिंग होगी। अब ये रूम पूरे घर का क्या है? एक सिस्टम है, और पूरा घर क्या हो जाएगा? इसका एक सराउंडिंग। इसी तरीके से एक गली का, एक घर क्या होता है बच्चों? एक सिस्टम होता है, और पूरी गली क्या हो जाएगी? उसका सराउंडिंग। पूरे जैसे मान लो कि किसी शहर का आपका जो गली होगी वो क्या होगा? एक सिस्टम, और पूरा शहर क्या हो जाएगा? एक सराउंडिंग। इसी तरीके से किसी एक डिस्ट्रिक्ट का आपका जो शहर है वो क्या होगा? एक सिस्टम, और पूरा डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा? उसका सराउंडिंग। और इसी स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाता है? सिस्टम, और पूरा स्टेट क्या हो जाएगा? उसका सराउंडिंग। और इस तरह से पूरे कंट्री का, स्टेट का रहता है सिस्टम, और पूरा स्टेट, पूरी कंट्री का रहता है उसका सराउंडिंग। पूरे 260 कंट्रीज में इंडिया जो कंट्री होगी वो क्या हो जाएगा? सिस्टम, और पूरी 260 जो कंट्रीज है वो क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। ऐसे पूरी 260 कंट्रीज मिला के, और पूरी अर्थ के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो अर्थ क्या हो जाएगा? उसका सराउंडिंग। पूरी गैलेक्सी में हम कंपैरिजन करें, पूरी यूनिवर्स में हम कंपैरिजन करें, तो अर्थ क्या हो जाएगा? एक सिस्टम, और उसके चारों तरफ जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो सब सराउंडिंग है, और उसी को मिला के मिल जाता है पूरा यूनिवर्स। इसका मतलब चीजें छोटी से लेकर और बड़ी तक सारी चीजें, इसमें सारा कवर हो गया। इसलिए लिखा है बेटा कि सिस्टम का सराउंडिंग मिला के क्या बन जाता है? आपके यूनिवर्स बन जाता है, ठीक है ना बच्चों। ये चीज आपको याद रखनी है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को मिला के पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। सिस्टम सिंपल सी चीज जिस पर आपने ऑब्जर्वेशंस करी, आप उसका टेम्परेचर, टेस्ट, किसी भी चीज पे बात कर सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, माने जाते हैं सिस्टम के। एक सिस्टम माना जाता है हमारा होमोजीनियस, और एक होता है हमारा हेटेरोजीनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम का मतलब होता है कि जब हमें चीजें सराउंडिंग में एक ही जैसी दिखाई देती है, एक ही फॉर्म में दिखाई देती है। लाइक एयर का अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, जैसे आप बाहर गए, आपने कहा बड़ी स्मेल से आ रही है अभी हमें, तो उस स्मेल का मतलब होता है कि हमने एयर में कोई ऑब्जर्वेशंस कराए, एयर में डिसॉल्व हो गई, लेकिन स्मेल हमें दिख नहीं रही है, स्मेल हम फील कर रहे हैं।
तो ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो हम उसे होमोफॉर्म आते हैं। कैसा होगा बेटा? वो होमोजेनियस सिस्टम होगा। हेटेरोजेनियस सिस्टम का मतलब होता है कि तूफान चला, तूफान में रेत भी उड़ के आ रही है, तो रेत आपको दिखाई दे रही है तो आप वहां पे नहीं जाएंगे, है ना, तो आप वहां से दूर से होने की कोशिश करेंगे या वहां से सोचेंगे जितनी जल्दी हो सके ऐसे आप पहुंचे जहां पे तूफान वगैरह तक ना पहुंचे। तो बस वो हो जाएगा हेटेरोजेनियस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक आइडेंटिकल होती है, साफ दिखाई नहीं देगी, तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। ठीक है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, आइडेंटिकल बॉडी बन गई तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, तो हम उसे बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम। हेटेरोजेनियस सिस्टम का मतलब होता है कि आपकी जो चीज आप देख रहे हैं वो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगी। जैसे आपने व्हाइट शर्ट पहनी, उसमें अचानक से कुछ गिर गया, येलो कुछ गिर जाता है उसमें, खाना खाते समय कुछ गिर गया उसमें, ठीक है, तो वो साफ साफ दिखाई देगा, तो वो हेटेरोजेनियस सिस्टम कराएगा फिर, क्योंकि आप बोलेंगे कि आपके शर्ट में कुछ गिरा हुआ है। अब जैसे मैंने ब्लैक पहन रखा है, इस ब्लैक में अगर कुछ छोटी सी चीज गिर जाएगी तो वो इतना देखना विजिबल नहीं होता, आसानी से नहीं दिख पाएगी इसे। तो यही चीज है मेरे बच्चों सिस्टम और सराउंडिंग में। जो सिस्टम है हमारा वो याद रखेंगे, होमोजेनियस तब कहलाता है अगर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिकल है और वो सेम होती है। हेटेरोजेनियस तब बोलेंगे सिस्टम में जब ये चीजें सेम नहीं होगी और हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको भी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से, मेरा फर्ज है कि आपको जो थर्मोडायनामिक्स बहुत टफ लगती है केमिस्ट्री में उसको बिल्कुल इजी करके पढ़ाऊं, ठीक है ना। तो आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। ये तो थी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म, कैसे फॉर्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। एक्चुअली जो टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, सो टाइप्स ऑफ सिस्टम को हमने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हमारे पास बच्चों ओपन सिस्टम। कैसे सिस्टम है? ओपन सिस्टम। अब जैसे नाम से चल रहा है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब होगा कि कोई आपके पास बीकर है और इस पे आप कोई किसी चीज को बॉइल कर रहे हो सपोज, ठीक है, आप कुछ भी ऐसी चीज बना रहे हो जिसमें कंटेनर जो है वो ओपन है और यहां से आप उसे हीट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या होगा बच्चों, ये सारी चीजें कहां निकल जाएगी? सराउंडिंग पे पहुंच जाएगी यहां से। तो अगर आपकी ये जो सब्सटेंस है इसकी अगर हीट प्लस मैटर, अगर ये दोनों ही हम सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे आप कढ़ाई में कुछ भी बना रहे हो अपने लिए, ठीक है, उसमें आपने ढक्कन नहीं रखा हुआ, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? ओपन सिस्टम, क्योंकि हीट भी एक्सचेंज हो रही है और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। चलो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मम्मी किचन में खाना बना रही है, आप अपने रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, तो जब मम्मी कुछ बना रही होती है तो क्या होता है कि मसाले की खुशबू जो होती है, इंग्रेडिएंट्स वो खुद उड़ के आपके पास तक आ रही होती है। अब आप सोचिए कि सिर्फ हीट अगर आती तो आपको सिर्फ गर्मी का एहसास होता, लेकिन आपको तो टेस्ट भी आ रहा होता, मसाले की खुशबू आ रही होती है, आपको पता चलता है कि क्या बनने वाला है, क्या बन रहा है घर पे, है ना। ऐसा होता है ना, खुशबू आती है किसी कोई भी चीज अब घर पे बन रही है, इसका मतलब हीट के साथ साथ मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है वहां पे। वो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसको समझने का, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास क्लोज सिस्टम। दूसरा हमारे पास क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हमारे पास क्या है बच्चों, मान लो कि हमारे पास एक बीकर है, अगेन आप इसको क्या कर रहे हैं? हीट अप कर रहे हैं, ठीक है, आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया। आपके पास आपने क्या करा, ऊपर एक कंटेनर ढक्कन रख दिया, इसके इस कंटेनर को तो क्या रखा आपके पास आपने ढक्कन, तो ये जो ढक्कन है ये श्योर करेगा कि आपके बाहर कोई मैटर बाहर ना जा पाए, ठीक है। जैसे कि मम्मी कुकर पे क्या कर देती है? ढक्कन लगा देती है, कुकर पे ढक्कन लगा देती है और कोई भी जो भी चीज पकड़ी होती है उसके अंदर ही पकड़ी होती है। ऐसे में क्या होता है कि जो मैटर होगा वो एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो मतलब मैटर आपको बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन कुकर में बना हुआ खाना अगर गैस बंद कर दिया जाए, ठीक है, खाना बन गया, गैस हमने बंद कर दिया, तो हम देखेंगे कुछ घंटों बाद हीट जो थी वो सराउंडिंग के साथ ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो जाती है, जबकि ढक्कन बंद है तो हीट तभी एक्सचेंज हो जाती है। ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम मानते हैं जिसमें मैटर एक्सचेंज नहीं होता है बट हीट एक्सचेंज हो जाती है। थर्ड एंड लास्ट नंबर पे हमारे पास आता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। सो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमने कोई ऐसा कंटेनर ले लिया जिसमें ना तो हीट एक्सचेंज हो सकते हो और ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता हो, ठीक है। हम उसको हीट कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसमें ना तो हीट एक्सचेंज होगी और ना ही मैटर एक्सचेंज होगा, और ना ही मैटर एक्सचेंज होगा, हीट भी नहीं मैटर भी। तो इसका एक एग्जांपल जो होता है वो परफेक्ट तो नहीं बट एक एग्जांपल हो सकता है, जो थर्मोप्लास्ट की बोतल आती है, मिल्टन वगैरह की बोतल आते हैं, आपने देखा होगा विंटर्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसको, तो उसमें हम चाय वगैरह डालते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक क्या होती है जो गर्म रहती है। तो एग्जांपल एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम का, जिसमें हीट भी एक्सचेंज नहीं होती और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में बेसिक एनर्जी, तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, यहाँ पे भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा। डू नॉट एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर। यहाँ पे क्या होगा? मैटर एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन हीट एनर्जी चेंज हो रही होगी। यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी भी चेंज हो रही होगी और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा होगा। तो ये दोनों ये है टाइप्स ऑफ सिस्टम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको पूरा थर्मोडायनामिक्स की कुछ बेसिक से समझाऊं, तो आपको देखिए अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए ना तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इतना टफ है नहीं, इतना अच्छे से घबराते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे।
थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। लाइक हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। सो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आने वाले दो मैक्रोस्कोपिक प्रोसेस होते हैं, उसमें से एक नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बच्चों और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है उसमें से। अगर कोई प्रोसेस पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट, यस, सो बच्चों सब हम समझेंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे प्रॉपर्टीज है ये सिस्टम की, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, डायरेक्टली पूछी जाती है एग्जाम में। मैंने आपको बताया मैक्रोस्कोपिक लेवल पे सिस्टम को हम दो प्रॉपर्टी में समझते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम समझते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, चलो याद रखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है बच्चों जो क्या करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट होती है। इसको कैसे समझेंगे, इसको आप ऐसे समझेंगे जैसे कि इसके जो एग्जांपल में है, इसमें आ जाएगा आपका मास, वॉल्यूम, ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये क्या टर्म्स होते हैं, इसको हम ब्रीफली समझेंगे अभी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में जब आप आएंगे तो यहाँ मेन बेसिकली बात कर रहे होते हैं टेम्परेचर की, प्रेशर की, ठीक है, इसकी बात करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, एक बात करते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किस प्रॉपर्टी को कह रहे हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस जो डिपेंड करती है सिस्टम की, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है कि अमाउंट ऑफ सिस्टम आप कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कितना अमाउंट है उसका, तो उसको हम कहते हैं क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से। अब आप सोच रहे होंगे सर इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है, ठीक है, मैं कॉमन सा एग्जांपल बताऊंगा आपको। लाइक आपके यहाँ आपका बर्थडे है, आपके बर्थडे में कितने लोग आएंगे वो कलेक्शन आपको पहले से पता होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको पता है, मतलब कितने लोग आने वाले हैं वो आपको पता है। लेकिन अगर आप किसी भंडारे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, भंडारे में तो कोई भी आ सकता है, कितने भी लोग आ सकते हैं, वो हमारा कैसे हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। जिसमें हम फिक्स अमाउंट नहीं बता सकते उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रोसेस जितने भी आप हमारे पास आते हैं, तो याद रखिए बच्चों थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आने वाले मेन जो प्रोसेस है उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस को। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है इसमें टेंपरेचर आपका कांस्टेंट रहता है, टेंपरेचर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन क्या आप उसे हीट दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं टेंपरेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, यानी कि टेंपरेचर उसका कांस्टेंट होता है। चाहे आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, चाहे सिस्टम से हीट निकाल रहे हो, लेकिन उसका टेंपरेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। सेकंड आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस में प्रेशर आपका जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रेशर चेंज नहीं होगा, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। तो आइसोबैरिक वेयर बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस में आपका वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट रहता है, इसको हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आने वाला प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होती है, जिसमें हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो रही है उसको हम कहते हैं बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, ए से बी बनाया, बी से आपने सी बनाया, सी से दोबारा आप ए बना रहे हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, साइक्लिक प्रोसेस। अब आप आ जाइए दो इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्रोसेस के अंदर ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेन प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। आइसोथर्मल में हमारा टेंपरेचर कांस्टेंट होगा, चाहे सिस्टम को हीट दे रही हो या फिर सिस्टम से हीट ले रहे हो। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है, प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर है आइसोकोरिक, फिर आता है बच्चों हमारा एडियाबैटिक, एंड फिर आता है हमारा साइक्लिक, एंड लास्ट वन इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। दोनों ही अलग अलग है, बट मैं डिफरेंस की फॉर्म में आपको समझाना चाहता हूं, इसमें आपको बताता हूं कि रिवर्सिबल का मतलब होता है कि आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया एंड देन प्रोडक्ट से दोबारा से आप रिएक्टेंट बना पा रहे हैं, ऐसा प्रोसेस जो होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन में चलते हैं। चलो भाई एग्जांपल के उसको समझते हैं। अगर वाटर से मैं आइस, अगर मेरे पास है आइस को मेल्ट करके क्या बनाता हूं, वाटर बनाता हूं, ठीक है। सो आइस से वाटर बनना रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि वाटर से दोबारा से आप आइस बना सकते हैं। लेकिन अगर एक बार मिल्क से कर्ड बन जाता है तो कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बन सकता मेरे बच्चों, इस तरह से ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और मैं आपको एक बहुत एक प्यारा सा पॉइंट आपको समझाता हूं इसके लिए कि इरिवर्सिबल में आपको ये याद रखना है बच्चों कि नेचर में होने वाले जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं
जो नेचर में खुद से हो रहे हैं, जितने नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, दे ऑल आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे बारिश में से नीचे ही गिरती, बारिश के ऊपर नहीं जा सकते आप उससे, इसे हम क्या बोलेंगे, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना। जो भी प्रोसेस है, नदी का बहना, नदी बहते हुए हमेशा हाई से लोअर की तरफ चलती है, ऊपर से नीचे की तरफ बहती जाती है, कभी नीचे से ऊपर तरफ नहीं जाएगी किसी भी केस में। तो जो भी फिनोमेना, जैसे अगर मैं मार्कर को ड्रॉप करूंगा बच्चों, तो मार्कर हमेशा नीचे ही जाएगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, दे ऑल आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो इरिवर्सिबल होते हैं, बस इतना से याद रखें बच्चों, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए फटाक से। तो अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पे जो वर्क डन कर लोगे वो कैसा होगा, मैक्सिमम, क्योंकि आप पहले आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, फिर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनाना है, जबकि इरिवर्सिबल में जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम नहीं होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक खरीदना होता है, जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, तो कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, तो आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, कोई कंफ्यूजन है आपको, ठीक है। सो यस, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, सो इंटरनल एनर्जी के अंदर हम क्या समझ रहे हैं। देखिए, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल यू। डेल यू क्या है इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इन स्टोर इन सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। किसी सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर है, उन सारी एनर्जियों का सम जो मिला के बनता है, उसको हम कहते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगी, याद रखना, वो Q प्लस W के इक्वल होगी। इसी को हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे बच्चों, यानी कि ऑल थर्मोडायनामिक्स जो है वो आपका बेस्ड होता है इंटरनल। द सम ऑफ द ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। बहुत बेसिक्स है। इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हम हमेशा केवल इंटरनल एनर्जी में चेंजेस निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है एनर्जी इज फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। पहले उसकी कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी एनर्जी है, हम केवल एनर्जी में चेंजेस निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। याद रखना, हम कभी इंटरनल एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते, हम सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंजेस को फाइंड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हम लेते हैं हीट। ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है इसका और इंपॉर्टेंट है। हीट मतलब होता है यहाँ पे Q और डेल H दिखाते हैं वैसे कई बार, लेकिन ये फिलहाल हम उसको Q से इंडिकेट करें। अब क्या हीट को कैसे समझेंगे आप, देखिए हीट को समझने के लिए आपको ये समझना है कि जो हीट है वो क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। लाइक अगर टेंपरेचर डिफरेंस दोनों में है, ठीक है ना, तो तब क्या होगा, हीट का डेफिनेटली क्या होगा, एक्सचेंज होगा। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास सिस्टम है, ठीक है, और एक दूसरा केस ये है सिस्टम। इस केस में सिस्टम अपनी हीट लॉस कर रहा है, यानी कि अपनी हीट किसको दे रहा है, सराउंडिंग को दे रहा है। अब इस केस में जब वो सिस्टम अपनी हीट सराउंडिंग को दे रहा है बच्चों, तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो Q होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि वो दे रहा है, लॉस कर रहा है। अगर वो सिस्टम हीट ले रहा है सराउंडिंग से, इसके जो एग्जांपल हो जाएंगे वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए यहां पे हम Q क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। आप इसको बिल्कुल ऐसा समझिएगा बच्चों कि कोई चीज, जैसे मान लो कुछ भी चीज एज्यूम करो आप अपने पास है, जैसे कि आपके पास 10 पेन है, 10 पेन अगर आपके पास है बच्चों, उन 10 पेन में से आप कुछ पेन अपने दोस्तों में बांट देते हो, तो आपके पास पेन बढ़ेंगे या घट जाएंगे, कम हो जाएंगे आपके पास, तो नेगेटिव प्रोसेस हो गया। आपको आपके दोस्त आपके बर्थडे में पेन गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास पेन आते जा रहे हैं, बहुत सारे पेन आ रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस है, इस तरह से चीज जो है ऐड हो रही है आपके पास। ऐड होने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, आपके पास पहले 10 पेन थे, आपके दोस्तों ने गिफ्ट आपको बर्थडे में पेन गिफ्ट किए 10 और, तो आपके पास 20 पेन हो, तो ये क्या हो गया, ऐड हुआ है। तो अगर हीट प्लस हो रही है, इसका मतलब होता है कि सिस्टम को हीट मिल रही है, और नेगेटिव का मतलब होता है कि सिस्टम हीट दे रहा है। दो एग्जांपल बहुत अच्छे से बताता हूं आपको। अगर हम चाय रख देते हैं रूम में लाके, तो सिस्टम की हीट क्या हो रही है, सराउंडिंग को जा रही है, सिस्टम की हीट क्या हो रही है, सराउंडिंग को जा रही है, तो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मैं आइस लाके इस रूम पे रख दूं, तो सिस्टम पे हीट आ रही है, क्योंकि सिस्टम में हीट आ रही है, तो फिर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है हीट। हीट याद रखना है कि इसमें हम एनर्जी एक्सचेंज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर टेंपरेचर डिफरेंस है किसमें, सिस्टम और सराउंडिंग। देखिए हम समझेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क। काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने में। देखिए सबसे पहले आप ये समझिएगा बच्चों, मान लो कि हमारे पास एक पिस्टन है, ठीक है, और एक ही बीकर है, इसके अंदर हमारे पास एक पिस्टन है। अच्छा पिस्टन क्या होता है, पिस्टन ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये इनिशियल प्रेशर है, मान लो कि इनिशियल वॉल्यूम इसका V इनिशियल, ये वॉल्यूम इनिशियल। अब आपने क्या किया, आफ्टर सम टाइम आपने इसमें कुछ प्रेशर अप्लाई किया, और प्रेशर अप्लाई होने के बाद यहां पे आ गया, ठीक है। अब जो फाइनल वॉल्यूम है वो आपका इस तरह से है, क्योंकि प्रेशर आप एक्सटर्नल लगा रहे हैं, तो इतना समझिए कि यहाँ पे जो गैसेस वॉल्यूम है,
जो गैसेस हैं वो यहाँ तक स्प्रेड हो रही है पूरी, और आपने प्रेशर लगा के गैस को कंप्रेस कर दिया। गैसेस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, यानी गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप दोनों कंडीशन समझिए कि प्रेशर के थ्रू, वर्क के थ्रू कैसे प्रेशर वॉल्यूम की हेल्प से कैसे वर्क हो सकता है। अभी मान लीजिए कि ये जो है हमारे पास सिलेंड्रिकल है, ठीक है, कैसे सिलेंड्रिकल है, ठीक है, कैसे ये सिलेंड्रिकल है। तो समझिए बच्चों, प्रेशर अगर आपने स्टार्ट किया दोनों केसेस में, अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लिखेंगे W इज इक्वल्स टू F इंटू dx। मैं आपको बता दूं कि ds क्या है, ds इसकी लेंथ है, फिलहाल ds क्या है, इसकी लेंथ, ठीक है, जहां तक ये गैसेस भरी थी इसमें, ठीक है। और क्योंकि ये क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या होती है आपको पता है, कई सारी चूड़ियां अगर एक दूसरे के ऊपर रख दोगे ऐसे ऐसे, तो वो सिलेंडर फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, सिलेंडर। यानी कि चूड़ी का एरिया तो कांस्टेंट है, बट लेंथ पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा लेंथ हम यूज करेंगे उतना बड़ा वॉल्यूम बनता जाएगा। देखिए मैं जितने ज्यादा सर्कल बनाऊंगा उतना बड़ा बनता जाएगा ना। ऐसे तो बनती है कोई भी चीज सिलेंडर से बनती है। जैसे ग्लास है, तो ग्लास की जो हाइट होगी वो डिपेंड करेगा उसके वॉल्यूम पे, यानी एरिया तो कांस्टेंट है, रिंग तो कांस्टेंट है, नैरो नहीं है अगर वो सिलेंडर है तो। इसीलिए मतलब इसका हर एक प्लेट का एरिया तो कांस्टेंट होगा। अब डिपेंड करेगी लेंथ कितनी बड़ी है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा, अगर एक के ऊपर चूड़ियां रखते जाओगे बहुत सारी तो बहुत बड़ा वॉल्यूम बन जाएगा, और अगर कम रखोगे चूड़ियां तो कम वॉल्यूम बनेगी। ठीक है, तो फिलहाल W is equals to F into ds। अब क्योंकि मैं पिस्टन से प्रेशर लगा रहा हूं, और प्रेशर जो होता है वो स्पेशल टाइप का फोर्स होता है, आपको पता है पर यूनिट एरिया में जो अप्लाई होता है, सो डिवाइड वाला आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड में। सो W is equals to P A into ds। क्योंकि ये मैंने एक्सटर्नली अप्लाई किया तो मैं एक्सटर्नली लिखता हूं इसके आगे और नेगेटिव साइन लगाता हूं, क्योंकि ये वर्क हम कर रहे हैं। मैंने कहा था अगर सिस्टम पे वर्क करेंगे तो नेगेटिव पर काउंट होगा, तो नेगेटिव होगा। W is equals to P ऐसे रहेगा आपका माइनस एक्सटर्नल एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ होता है मेरे बच्चों वॉल्यूम। क्या होता है वो, वॉल्यूम। सो एरिया इनटू चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, अगर मैंने L की जगह dl लिखा या ds लिखा तो हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, सो हो जाएगा dv। सो यहां पे आ जाएगा dv। सो ये होता है वर्क डन बाय प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के थ्रू जो वर्क डन होगा उसको फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू माइनस P dv। अच्छा आप ये सोचेंगे कि dv क्या है यहाँ पे, तो बता दो कि यहाँ पे वॉल्यूम में चेंजेस को dv इंडिकेट कर रहा है, लाइक जैसे v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब आप देखो कि वर्क नेगेटिव हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपने कंप्रेस कर दिया इसको, है ना, क्योंकि हम जो वॉल्यूम इनिशियल देख रहे हैं जो फाइनल देख रहे हैं उस रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कम हुआ है, दैट्स व्हाई क्या है नेगेटिव। और वैसे भी एक्सटर्नल dv के साथ भी हम नेगेटिव लगा सकते हैं, जैसे मैंने डायरेक्टली दिखाया आपको। तो ये परफेक्ट फॉर्मूला आता है जब आपके पास कोई न्यूमेरिकल आएंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। गैसेस के लिए थोड़ी सी कंडीशन चेंज है। देखिए अगर ऐसे आ रहा है कि अगर v फाइनल आपका कम है और v इनिशियल ज्यादा है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन अगर v फाइनल ज्यादा है v इनिशियल कम है तो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लगा लीजिए, ये है वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैसे समझेगा, देखिए हमने वर्क को इतना तो हमने समझ ही लिया था, p एक्सटर्नल इज इनटू del v। अब ये d हटाने की पावर किसमें होती है, बोलिए, d हटाने की पावर होती है इंटीग्रेशन। तो हम इसका इंटीग्रेशन करके हम बता सकते हैं कि हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कर रहे हैं माइनस p एक्सटर्नल इनटू dv। अब मेरे बच्चों pv की फॉर्मूला होता है p इक्वल्स टू आइडियल गैस इक्वेशंस में होता है p इक्वल्स टू nRT। सो p की वैल्यू क्या हो सकती है, nRT अपॉन v। सो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं p की जगह में W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू, बहुत आसान है ये, वो जो मैं लिखा वो आइडियल गैस इक्वेशन होती है बच्चों, तो मैं लिखता हूं p की जगह में nRT अपॉन v। यहां पे लिखेंगे v इनिशियल, यहां पे लिखेंगे v फाइनल, यहां पे लिखेंगे dv। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होता है हमारा W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू, हमारा n कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, r कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, t कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा 1 अपॉन v, v इनिशियल और v फाइनल, यहां पे dv। देखिए कुछ नहीं किया है, p की जगह में यहां पे हमने वैल्यू डाली है nRT, आइडियल गैस इक्वेशन से nRT अपॉन v हो गया, nRT को हम बाहर लेके आ गए, बचा हमारा अपॉन v dv। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब लिखेंगे W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस nRT 1 अपॉन t का क्या होता है log t, तो नेचुरल लॉग लिखेंगे ln log t। अब वो t कौन है, log v, तो v हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, v इनिशियल v फाइनल। देखिए बच्चों जैसे 1 अपॉन x का आप इंटीग्रेशन करेंगे dx तो हो जाता है log x, लेकिन अगर मेरे पास लिमिट है तो मैं नेचुरल लॉग लिख रहा हूं इस टाइम। ठीक है, सो नेचुरल लॉग कहते हैं। सो W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस nRT, देखिए 1 अपॉन v का बना log v, ये log एक तरह है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब log जो होता है बेटा वो माइनस में आ जाते हैं डिवाइडेड,
लॉग माइनस किसमें आते हैं, डिवाइड, तो v फाइनल अपॉन v इनिशियल। आई होप अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या क्या हमने, अब क्योंकि दो लॉग हमने सबमिट किए हैं और इसको नेचुरल लॉग को हम उस फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम इसको 10 के फॉर्म में लिख सके, तो 2.303 nRT log 10 v फाइनल अपॉन v इनिशियल। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज है इसमें। देखिए जो हमने लिखा था ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल, इसको मेरे बच्चों हमने ऐसा लिखा है 2.303, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है log v फाइनल अपॉन v इनिशियल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा कि जो नेचुरल लॉग होता है उसको जब आपको प्रॉपर लॉग के फॉर्म में पुट करना है ताकि आप वैल्यू रख सके, तो ln बराबर होगा log e, और e को हटा के हम लिख रहे हैं 2.303 nRT। तो आपको इतना टफ समझने की कोई नीड नहीं है, आप समझो नेचुरल लॉग मेरे पास होता है, अगर मैं उसको log 10 लिख दूं 2.3303 लिख दूं तो वो अप्रॉक्स इक्वली वैल्यू है, सेम वैल्यू होती है, क्योंकि हम इसमें हम कोई भी वैल्यू चेक नहीं कर सकते ना, 10 20 फॉर्म में जो भी वैल्यूज आती है हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकली ये यूज होता है फॉर्मूला आपका w = -2.303 nRT log 10 vf/vi। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा। थर्मोडायनामिक्स के अंदर इतने कॉन्सेप्ट हमने आज डिस्कस करे हैं, आगे कंटिन्यू फीडबैक देते रहिए कि आपको वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको समझ में आए।